आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि राजनीति दलों द्वारा जनता के कल्याण हेतु फ्रीबीज का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, अगर करना है तो उसकी सीमा व क्षेत्र क्या होना चाहिए, और साथ ही न्यायपालिका का इस प्रकरण में हस्तक्षेप किस हद तक सही है। मुक्त उपहारों की समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। यह धारणा कि राजनीतिक दल अदूरदर्शी हैं और भविष्य की चिंता से अनभिज्ञ हैं, गलत हो सकती है। 1982 में जब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन ने मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, इसका उनकी अपनी पार्टी एआईएडीएमके और विपक्ष दोनों ने विरोध किया। पार्टी के अंदर इस बात की चिंता थी कि इससे लीक और भ्रष्टाचार हो सकता है। विपक्ष ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना है। हालांकि इस योजना के लागू होने पर माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के महत्व को पहचाना। नतीजतन स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस प्रकार युवाओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के तात्कालिक उद्देश्य से अधिक लाभ हुआ। इस प्रकार व्यापक लोक कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मेरिट बनाम नॉन मेरिट किसी विशेष योजना के पूर्ण कल्याणकारी प्रभावों को शुरू से ही समझ पाना मुश्किल है। बच्चों की साइकिल एक साधारण राजनीतिक रिश्वत लग सकती है। हालांकि ग्रामीण स्थानों से परिचित लोगों को पता है कि अपर्याप्त परिवहन स्कूल या कॉलेज जाने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हो सकता है, वे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं या बस परिवार को एक साथ ला सकते हैं। दोनों के व्यापक सामाजिक लाभ हैं। अर्थशास्त्रीय योग्यता और गैर योग्यता वस्तुओं के बीच अंतर करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सकारात्मक बाहरीताओं के साथ योग्यता की वस्तु हैं, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक लाभ निजी लाभ से अधिक है। ऐसे उत्पाद सब्सिडी के लायक हैं। हालांकि योग्यता और गैर योग्यता के बीच अंतर करना हमेशा आसान नहीं होता है। स्थानीय नेताओं को अपने क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी होती है और उसी के अनुरूप वे नीतियां बनाते हैं। हालांकि इन नीतियों से अल्पकालिक विकास होता है या दीर्घकालिक, यह चर्चा का विषय हो सकता है। कोर्ट की भागीदारी। ऐसा लगता है कि इन कारकों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित किया है। कार्रवाई के दौरान भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना ने कहा, एक नाई के लिए एक शेविंग किट, एक छात्र के लिए एक साइकिल या एक धोबी के लिए एक कपड़े प्रेस उनकी आजीविका को बदल देता है और उन्हें ऊपर उठाता है। यही कारण है, मुझे यह बताते हुए खेद है, आप शीर्ष वकील नहीं समझ सकते उन लोगों के लिए ये वस्तु कितनी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को 4 सवालों के साथ पेश किया है। न्यायिक हस्तक्षेप कितना व्यापक है? मामले की जांच करने वाले विशेषज्ञों का पैनल कैसे बनाया जाए? क्या न्यायालय बाध्यकारी आदेश जारी कर सकता है? क्या 2013 के मामले एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य में अपने फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे प्रश्न का जोरदार उत्तर दिया और पहले मुद्दे को आंशिक रूप से संबोधित किया। विवाद डीएमके सरकार द्वारा 2006 में लोगों के एक निश्चित समूह के लिए रंगीन टेलीविजन सेट की चुनावी प्रतिज्ञा और 2011 में ब्लोअर, ग्राइंडर, बिजली के पंखे आदि देने के एआईएडीएमके सरकार के फैसले से उपजा था। कोर्ट ने इस दावे की जांच की कि मुफ्त उपहार अनुत्पादक खर्च का गठन करते हैं और इस तरह इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या राज्य को एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो सीधे जनता के जीवन स्तर में सुधार करता है या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाह के साधनों में सुधार करके ऐसा करता है? यह राज्य को निर्धारित करना है और इस संबंध में अदालत की भागीदारी बहुत सीमित है। इसलिए न्यायपालिका के विधायिका द्वारा संविधान की अवहेलना किए जाने पर ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 में सीधे तौर पर शक्तियों के विभाजन को रेखांकित किया गया है। ब्लेंडर, ग्राइंडर, पंखे, मंगलसूत्र आदि का वितरण एक वांछनीय प्रकार का खर्च है या नहीं, इस बारे में उच्चतम न्यायालय की राय विस्तार से ध्यान देने योग्य है।
यह एक वास्तविकता है कि जिसे पहले एक विलासिता माना जाता था वह आधुनिक समाज में एक आवश्यकता के रूप में विकसित हो गया है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप करना स्वीकार्य है जब कोई सरकारी कार्यवाही असंवैधानिक हो, लेकिन तब नहीं जब गतिविधि विवेकपूर्ण ना हो या खर्च ना हो राज्य के कल्याण के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को फ्री बीज जैसे विषय पर नियम बनाने चाहिए? कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न पर विशाखा नियम जैसी सिफारिशें प्रासंगिक कानून के अभाव में जारी की जा सकती हैं। विवेक के संबंध में ऐसा कोई शून्य नहीं था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ने राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार को ठीक से संबोधित किया है। सार्वजनिक धन और एक सीमा चुनाव जीतने के लिए उपहार की नीति की ओर अग्रसर हों और फिर एक दिवालिया अर्थव्यवस्था को इसके मद्देनजर छोड़ दें। यही वजह है कि 3 जजों की बेंच सुब्रमण्यम बालाजी के मामले पर पुनर्विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट चुनौतीपूर्ण मुद्दों का सामना करता है। गैर जिम्मेदार खर्च के फैसलों को कैसे रोका जा सकता है? कौन निर्धारित करता है कि राजनीतिक दल पर्याप्त रूप से जिम्मेदार हैं या नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने अच्छी तरह से निर्दिष्ट मुफ्त नीति में एक सीमा की वकालत की है। दुर्भाग्य से राजनीतिक दल उपहारों की सीमा को दरकिनार करने का कोई न कोई तरीका खोज लेंगे। इसके अलावा यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि मुफ्त उपहार वित्तीय असंतुलन का एकमात्र या यहाँ तक कि प्रमुख स्रोत है। इसलिए इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि मुफ्त उपहारों की सीमा के परिणाम स्वरूप सामान्य आर्थिक अनुशासन में वापसी होगी। इसी तरह यह मान लेना भी गलत है कि राजनीतिक दल पूरी तरह से अदूरदर्शी हैं और भविष्य की परवाह किए बिना खर्च करने में लगे रहेंगे। राजनीतिक दल खुद को स्थायी उद्यमों के रूप में देखते हैं जो लंबे समय से इसमें हैं। वे ऐसे निर्णय लेने की संभावना नहीं रखते हैं जो एक अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से नष्ट कर देंगे और मतदाताओं के साथ उनका अपमान करेंगे। राज्यों के राजस्व घाटे के लिए मुफ्त उपहारों की नीति का केवल सीमित योगदान ही है, इसलिए यह कहना कि इनसे राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ता है आंशिक रूप से ही सही है। और साथ ही ये नीति समाज के कमजोर वर्ग को आधार बनाकर दी जाती है जिससे उनका आर्थिक उत्थान व कल्याण हो सके। विस्तार और निष्पक्षता के बारे में समस्या इस तरह के मुफ्त उपहारों पर खर्च नहीं है, बल्कि उत्पादक और अनुत्पादक व्यय के बीच का निर्णय है। यह कहना ठीक और अच्छा है कि हमें उपहारों पर संसाधन बर्बाद करने की बजाय नौकरी के विकास में निवेश करना चाहिए, लेकिन नौकरियां उन लोगों के पास जाती हैं जिनके पास शिक्षा तक पहुंच होती है, जबकि मुफ्त उपहारों का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को जाता है जो शिक्षा के अभाव में रोजगार तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए उत्पादक खर्च की तुलना में मुफ्त उपहारों में कितना खर्च करना है, यह मुद्दा भी विकास बनाम अनुत्पादक व्यय में से एक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान केवल मतदाता ही कर सकता है। वे ऐसा उन पार्टियों को वोट देकर करेंगे जिनके बारे में उनका मानना है कि उनके पास उचित संतुलन है। मुफ्त उपहारों की समस्या के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही ही हमारा एकमात्र विकल्प हो सकता है।